उत्तराखंड विधानसभा में पारित संशोधित भू कानून पर बचे हैं कुछ अहम सवाल। आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार ने किया उत्तराखंड में रोजगार विस्फोट। अपने नेताओं के लिए सरकार कब तक लटकाएगी गाजर और आम जनता के साथ कब खत्म होगा दोगलापन। यह इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की खबर बात। आज उत्तराखंड में चल रही सबसे बड़ी बहस भू कानून पर सबसे आखिर में बात करेंगे। पहले आपको उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक साल के भीतर 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। राज्य की जीडीपी में 6.61% और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपए सालाना थी, जो 2024 में 11.33% बढ़ोतरी के साथ 2,74,064 रुपए आंकी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में ये राशि 1.84 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए से कुछ ज्यादा हुई है। वर्ष 2024-25 की विकास दर में 1.25 तक गिरावट का अनुमान है, लेकिन ये राष्ट्रीय विकास दर से ऊपर ही है। 2023-24 में विकास दर 7.83 आंकी गई है। 2024-25 के लिए ये 6.61 ही है। 2023-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 8.2 आंकी गई थी, जबकि 2024-25 में ये 6.4 ही आंकी जा रही है। इस बार विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे खास बात यह है कि 2 सालों में उत्तराखंड में रोजगार विस्फोट हुआ है। 2 सालों में सरकार ने रोज औसतन 5100 लोगों को रोजगार दिया है। मतलब करीब 9.31 लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर माना जाए तो करीब 8 से 10% लोगों को 2 साल में रोजगार दिया गया है। न भूतो न भविष्यति कह सकते हैं, लेकिन भविष्यति नहीं कहेंगे। कागजों में ही सही खुशी का माहौल बना रहना चाहिए, क्या दिक्कत है। खुशी का माहौल बनाए रखने वाले प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने पिछले शनिवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है, इसलिए विस्तृत जानकारी बाद में जारी होगी। हम भी इसकी विस्तृत रिपोर्ट अपने साप्ताहिक से हटकर कार्यक्रम में रखेंगे। अभी जितनी जानकारी है उसकी पड़ताल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज 5,000 से ज्यादा रोजगार मिल कहां रहे होंगे। ये रोजगार मिल रहे हैं विनिर्माण क्षेत्र में। अब विनिर्माण क्षेत्र बड़ा पेचीदा शब्द है। इसका मतलब है मशीनों, औजारों और श्रम का इस्तेमाल कर कच्चे माल से उत्पाद तैयार करने वाले। सीधे शब्दों में समझें तो सिटकुल या असंगठित क्षेत्र में श्रमिक, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिलता। अब सरकार रोज कमाने खाने वालों को भी अपने खाते में जोड़कर आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, तो इसे आपको समझना होगा। श्रम विभाग के ई श्रम पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक भी उत्तराखंड में मजदूरी करने वाले हर साल बढ़ रहे हैं। हिमालयी राज्यों की बात करें तो मजदूरी कर पेट भरने वालों में उत्तराखंड श्रमिकों की संख्या में टॉप 3 में है। असम में सर्वाधिक 75,22,363 लोग रोजी रोटी के लिए श्रमिक का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 35,39,633 की संख्या के साथ जम्मू कश्मीर है, तो तीसरे स्थान में उत्तराखंड है। जिस हिमाचल से हम हर वक्त मुकाबला करते हैं, वहां की तुलना में हमारे यहाँ 2 गुने लोग हैं जो रोज कुआं खोदकर पानी पीने जैसी स्थिति में है। हिमाचल में 19.8 लाख तो उत्तराखंड में 30.5 लाख से ज्यादा लोग मजदूरी कर रोजी रोटी चला रहे हैं। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करें तो चिंताजनक बात यह भी है कि उत्तराखंड में रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों में विकास दर तेजी से गिर रही है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, खनन और उत्खनन आदि से जुड़े प्राथमिक सेक्टर का योगदान विकास दर में 3% तक घट रहा है। निर्माण, औद्योगिक जगत से जुड़े द्वितीयक सेक्टर में भी योगदान करीब 2% कम हुआ है। सरकार के रोजगार की पोल तो उसके उपनल कर्मी ही खोल रहे हैं। नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने से नाराज उपनल कर्मचारियों ने सरकार को अवमानना का केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है। उपनल ने अलग अलग विभागों के करीब 10,000 कर्मचारियों के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना केस दायर करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। इसके साथ ही मार्च के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय भी किया है। इसके लिए दिल्ली प्रशासन से अनुमति ली जा रही है। महासंघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट ने नवंबर 2018 में नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकारी एसएलपी भी पिछले साल 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के बजाय उलझाने का काम कर रही है। जो पहले से तैनात कर्मचारियों को घुमा रहे हों, वो नए कितने रोजगार दे रहे होंगे, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। घुमाने का ये चक्कर कर्मचारियों और जनता के साथ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घुमाने का ये खेल अपने खुद के नेताओं के साथ भी खूब खेल रही है। भाजपा ने प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जल्द जिला अध्यक्षों के नाम पर भी मोहर लग जाएगी।
इस बार जिलाध्यक्ष के लिए ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है, क्योंकि अब जो जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे उनके कार्यकाल में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। निकाय चुनाव में भी भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके बावजूद मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बोर्ड, निगमों और आयोगों के पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी, तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद खाली रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया। हर बार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा होती है, लेकिन फिर इसे कई कारणों से टाल दिया जाता है। धामी सरकार करीब 2.25 साल से कुर्सी का स्वाद चखने के लिए आतुर बैठे अपने नेताओं के साथ ये खेल खेल रही है। भाजपा अपने नेताओं के लिए इस फल को लटका कर रखना चाहती है, ताकि पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज भी न हो और कुर्सी की उम्मीद में तन मन से पार्टी की सेवा में लगे रहे। लेकिन मंत्री बनने के लिए बेताब लोगों का फायदा अब चोर मवाली भी उठाने लगे हैं। पिछले दिनों 3 विधायकों को फोन कर 2 बदमाशों ने मंत्री बनने के नाम पर 3-3 करोड़ रुपए की मांग कर दी। पहले मामले में हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने मुकदमा दर्ज करवाया था। दूसरे मामले में नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्य की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। तीसरे मामले में उधमसिंह नगर जिले की रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक रिपोर्ट 3 ही लोगों ने दर्ज कराई, जबकि 12 विधायकों के पास मंत्री बनने की कॉल गई थी। हालांकि अभी इस पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है, लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि 9 अन्य विधायकों ने मुकदमा क्यों नहीं कराया। कहीं मंत्री बनने के फेर में इन लोगों ने 3-3 करोड़ आरोपियों को थमा तो नहीं दिए। वैसे साजिशकर्ताओं ने विधायकों को फंसाने के लिए एक बड़ा शानदार जाल बुना था। मुख्य साजिशकर्ता गौरव नाथ ने ट्रू कॉलर ऐप में एक मोबाइल फोन नंबर जय शाह और दूसरा नंबर जय शाह सेक्रेटरी के नाम से सेव किया था। उसकी योजना थी कि ट्रू कॉलर पर नाम सामने आने पर विधायक आसानी से रकम दे देंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी विधायक इस जाल में नहीं फंसा होगा। हालांकि इतना तय है कि यह मामला पूरा कभी सामने नहीं आ पाएगा। जिस तरह भाजपा सरकार में मंत्री पद पूरे कभी नहीं भरे जाएंगे। भले ही मंत्री पद भरने पर चर्चा जोरों पर हो, लेकिन इस बार इसे नंदा राजा 2026 और हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को सफल बनाने की तैयारियों के नाम पर टाला जा सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कहकर भी मंत्री अध्यक्ष बनने की चाह रखने वालों को एक बार फिर पार्टी को विजय बनाने के आदेश के साथ मैदान में भेजा जा सकता है। पार्टी आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैसी सख्ती करती है, ये बात किसी से नहीं छुपी। सत्ता चलाने के लिए सख्ती जरूरी है, इससे तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जब ये सख्ती गुंडे बदमाशों को छोड़कर बिजली, पानी और जंगली जानवर के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग करने वाले लोगों के साथ की जाए तो इसे दोगलापन कहते हैं। ये दोगलापन करते हैं चुनाव के समय जनता के सामने गिड़गिड़ाने वाले विधायक मंत्री। अभी बीते शनिवार को रामनगर में इसका नमूना दिखाई दिया। जनता के टैक्स पर पलने वाले रेंजर की तहरीर पर रामनगर में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों का दोष केवल इतना था कि ये कारबेट में बाघ के हमले में मारे गए दैनिक श्रमिक की मौत से आक्रोशित थे और श्रमिक के परिवार के लिए मुआवजा मांग रहे थे। कारबेट से सटे ये वो लोग हैं जिनके सिर पर हर वक्त बाघ मौत बनकर नाचता है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि बाघ के हमले में मारे गए श्रमिक के घर जाता, कोई प्रतिनिधि आंदोलन कर रही जनता के बीच जाकर एहसास कराता कि सरकार उनके लिए है। लेकिन यहाँ तो रेंजर ने ये कहते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन रामनगर वालों के मातम के चलते हमारे पर्यटकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन से पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे। प्रदर्शन से करीब 100 जिप्सियां ढेला और झिरना जोन में नहीं जा सकी। वारी सरकार, मातम मनाने वालों पर मुकदमा और मौज करने वालों की चिंता। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का हौसला नहीं टूटा और वो धरने पर डटे रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अपने हक हकूकों के लिए लड़ रही जनता पर सरकार की तरफ से मुकदमे कराए गए हों। कभी पानी के लिए प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तो कभी बिजली कटौती के खिलाफ सड़क जाम करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उन लोगों के खिलाफ कभी कोई मुकदमा नहीं होता जिन्होंने लोगों को इस धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर किया है। जिस तेजी से कारबेट के आसपास नए जोन खोले जा रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में मानव वन्यजीव संघर्ष के साथ मानव सरकार संघर्ष और बढ़ेगा। एक समय जिम कार्बेट पार्क के आसपास इंसानों का दखल बेहद कम था। इससे इंसानों के साथ जानवर भी सुकून से रहते थे। लेकिन पर्यटन से पैसे कमाने की हवस के कारण पर्यटकों को जंगल के भीतर हर सुविधा देने के लिए सभी कानून ताक पे रख दिए गए। कार्बेट के पास आज कई तरह के बड़े निर्माण हो रहे हैं।
पर्यटकों के साथ पूरी मशीनरी जंगल में घुस गई है। इससे परेशान बाघ जंगलों से बाहर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आसपास के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा से पास हो चुके भू कानून बिल की। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून का ये बिल पेश होने से पहले ही इसे पहाड़ की जीत और संरक्षण के तौर पर पेश किया जा चुका है। हालांकि इसके सटीक अध्ययन में अभी समय लगना है। यही वजह है विशेषज्ञ भी अभी अपनी राय रखने से बच रहे हैं। लेकिन मुख्यधारा के मीडिया ने बिना पढ़े लिखे ही इसे ऐतिहासिक घोषित कर दिया। सरकार की स्तुति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मामले में मीडिया और सरकार की भाषा लगभग एक है। कैबिनेट की बैठक में भू कानून पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया, सोशल मीडिया के हेडिंग्स और थंबनेल देखकर ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर जनता की भावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने लंबित मांग को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन अब तक कानून के संबंध में छनकर जो जानकारी सामने आ रही है उससे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हाँ, उधमसिंह नगर और हरिद्वार को इससे बाहर रखना जरूर बड़ी साजिश लग रहा है। यही वो दो जिले हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हमारे राज्य का हिस्सा भी नहीं थे। इन्हें सड़कों पर उतरी जनता ने अपना कभी नहीं माना। इसकी वजह यहाँ के लोगों से हमारा बैर नहीं, भौगोलिक परिस्थितियां थी। विशुद्ध पहाड़ी राज्य मांगा ही इसलिए गया था कि यूपी में बड़ा हिस्सा मैदानी होने के कारण पहाड़ के मुताबिक नीतियां नहीं बन रही थी। जनता एक ऐसी सरकार चाहती थी जिसका फोकस केवल पहाड़ पर हो। लेकिन अलग राज्य बनते समय उधमसिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में चिपकाकर इसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया। नाम तो जनता के आक्रोश से बाद में बदल गया, लेकिन उधमसिंह नगर और हरिद्वार साथ जुड़े ही रहे। आज जब नया भू कानून आ रहा है तो यही दोनों जिले कानून के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके पीछे सरकार उद्योगों से करार का तर्क दे रही है। पहले ही तेजी से बस रहे इन दोनों जिलों में भू कानून मुक्ति के बाद बाहरी लोगों की आबादी और तेजी से बढ़ेगी। संसाधनों की तलाश में पहाड़ छोड़कर हरिद्वार, उधमसिंह नगर बसने वाले पहाड़ियों के लिए यहाँ जमीन खरीदना चुनौती बन जाएगा। इससे अब तक जो राज्य के भीतर पलायन हो रहा था वह राज्य के बाहर होगा, क्योंकि पहाड़ों के लिए आज भी सरकार के पास रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होगी वो है जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन से बदलने वाला राजनीतिक गणित। आज भी देखें तो विधानसभा में सबसे मजबूत हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिला ही है। दो जिलों में विधानसभा की कुल 20 सीटें अभी आती हैं। इसमें 11 सीटें हरिद्वार और 9 सीटें उधमसिंह नगर में हैं। 2026 में यदि परिसीमन होता है तो यहाँ 7 से 10 सीटें बढ़ने का अनुमान है। मतलब विधानसभा में आधा दबदबा केवल 2 जिलों का होगा। ऐसे में पहाड़ी जिलों के हितों की बात आप कैसे सोच सकते हैं? इस संकट के अलावा भी भू कानून से अधिक उम्मीद नहीं लग रही है। अब तक की खबरों के मुताबिक ये कुछ दिन पहले आई यूसीसी की तरह प्रचार ज्यादा और असर शून्य वाला कानून लग रहा है। कहा जा रहा है कि नया भू कानून लागू होने के बाद वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में लागू किए गए सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध लग जाएगा। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में राज्य के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इस कानून का फायदा जनता से ज्यादा सरकार को होता दिख रहा है। बाहरी लोग कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद पाएंगे। सरकार और मीडिया खूब ठोक कर बोल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जमीनों का लैंड यूज बदलना कौन सी बड़ी बात है, ये सब जानते हैं। क्या लैंड यूज बदलकर भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे? इस पर स्पष्ट जानकारी आनी शेष है। कृषि बागवानी करने के लिए नहीं खरीद पाएगा तो कहा जा रहा है, पर क्या अन्य उपयोग के लिए खरीद पाएगा, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। निगम निकाय क्षेत्र के भीतर जमीनों की लूट का खेल चालू रहेगा। बस अब इसके लिए कमीशन ज्यादा खिलाना पड़ेगा। अभी तक ये काम जिला स्तर के अधिकारियों का पेट भरकर हो जाता था, अब शासन स्तर तक रेवड़ियां बांटनी पड़ेंगी। पूंजीपतियों के लिए अफसर नेताओं के पेट भरना न पहले बड़ी बात थी न आगे बड़ी बात रहेगी। कहा जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। लेकिन ये अनिवार्य होगी या नहीं, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। यदि अनिवार्य नहीं हुई तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। पहाड़ों में ज्यादातर गोल खाते हैं, इसमें कई लोगों के नाम पर जमीन है। यदि एक ने भी चकबंदी से इनकार कर दिया तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खाली हो चुके पहाड़ों में मौजूद इन गोल खातों के देश भर में बिखरे मालिकों को खोजना भी एक चुनौती ही होगा। इसकी क्या व्यवस्था होगी, इस सवाल का जवाब भी अभी आना है। ये सारे सवाल सरकार की मंशा पर हैं। यदि सरकार सच में सख्त भू कानून चाहती थी तो इतने किंतु परंतु क्यों लगाए गए हैं?
क्यों नहीं हिमाचल की तरह साफ कहा गया कि उत्तराखंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेगा, कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लीज पर नहीं ले सकेगा। सीधी बात होती तो कोई टेढ़ा सवाल भी नहीं बचता। उम्मीद करते हैं कि सभी सवालों के वाजिब जवाब विधानसभा से पारित संशोधित भू कानून में जरूर मिलेंगे। एक विस्तृत अध्ययन के बाद इससे जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर जल्द ही बात करते हैं।